नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना, महंगाई, किसान आंदोलन, बेरोजगारी के दौर में बिगड़े हालातों के बीच जनता के लिए यह बजट कितना संकट मोचक होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा हमारी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कारण बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बेलगाम महंगाई, किसान आंदोलन, बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी और उससे उपजी हताशा के बीच आने वाला बजट आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, बड़ा सवाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए ये अग्नि परीक्षा का वक्त है। उनके सामने 150 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। हालात आग के दरिया जैसे हैं, सरकार को डूब कर जाना होगा। कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। भारत में बन रही 3 वैक्सीन्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी भी मिली है। भारत में बन रही ये वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। देश के 80% किसान छोटे किसान ही हैं, जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने बजट से पहले लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 8 से 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। ये चालू वित्त वर्ष के 9.2% ग्रोथ के पूर्व अनुमान से कम है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज हुआ, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति ने देश के विकास का रोड मैप पेश किया। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ साथ देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी बात की। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। पीएम मोदी ने भी सत्र से पहले वैश्विक दुनिया में मजबूत होते भारत और उसके तरक्की के अवसरों में होती बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद जताई। बजट पर हर वर्ग और हर तबके के लोगों की नजर है। किसान नाराज हैं। कृषि कानून वापसी के बाद एमएसपी पर कानून की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। मध्यम वर्ग महंगाई की मार से त्रस्त है। युवा बेरोजगारी के कारण हताश के गर्त में है। बिहार में रेलवे भर्ती में अनियमितता से नाराज उग्र अभ्यर्थियों का प्रदर्शन इसका जीता जागता उदाहरण है। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना वित्त मंत्री के लिए तलवार की धार पर चलने जैसा है।
आम बजट से लोगों की उम्मीदें, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद, कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद, हाउसिंग लोन की दरों में छूट की उम्मीद, एमएसएमई और एसएमई सेक्टर्स में ग्रोथ के अवसर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की उम्मीद, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निवेश को मिलेगा बढ़ावा, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव की उम्मीद, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद, वर्क फ्रॉम होम से जुड़े खर्च पर छूट की उम्मीद, अतिरिक्त पीएफ कंट्रीब्यूशन पर दोहरा टैक्स न लगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख किया जाए। वित्त मंत्री जब संसद में बजट भाषण के लिए खड़ी होंगी, मुश्किल हालात में अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती उनके सामने होगी। कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी के थपेड़ों से आम लोगों को भी बचाना है। इसमें वो कितनी कामयाब होती हैं, देश भर की निगाहें उन पर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आएगा क्या उम्मीदों का बजट, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाती हूं मार्कंडे पांडे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीए संदीप भटनागर हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। भटनागर जी आपका भी स्वागत है, पांडे जी आपका भी। डीपी कौशिक इस वक्त हमारे साथ बतौर प्रवक्ता बीजेपी स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। अजय सिंगला है, प्रवक्ता कांग्रेस। अजय जी आपका भी स्वागत करती हूँ। भाग सिंह, प्रवक्ता जेजेपी जुड़ गए। भाग सिंह जी आपका भी स्वागत है। एक एक करके आएंगे, शुरुआत करेंगे कौशिक साहब आपसे। उम्मीदों का पिटारा खुलेगा कल। बिल्कुल, देखिए अनामिका, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट, इतना अच्छा बजट आएगा कि हर वर्ग के लिए सरकार सोच रही है और उनके लिए काम करेगी। कोई भी वर्ग खाली नहीं जाएगा। ऐसा बजट मुझे लगता है कि पिछले 7 सालों में भी उससे भी और भी अच्छा सरकार बजट पेश करने की कोशिश कर रही है और कल आपके सामने होगा। मुझे देखना हर उसमें वर्ग, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे कोई हर तरह के वर्ग की इसमें सबको चीज़ देखी जाएगी और सबका भला करने की सरकार ने अच्छी पहल मुझे लगता है कि कल बजट में होने वाली है। और ये देश देखेगा कि माननीय मोदी जी ने कल एक, जिसे कहते हैं ना कि लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, कल वो पिटारा खुलने वाला है जी। कल वो पिटारा खुलने वाला है। मार्कंडे पांडे जी, एक बैलेंस्ड बजट हम इस वक्त इस महामारी के समय में भी कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ उम्मीदें पांडे जी आपको नजर आ रही हैं, दिख रही हैं? मार्कंडे पांडे जी आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आवाज आ रही है अनामिका जी। एक निर्मल बजट, एक बैलेंस्ड बजट कैसे बनाया जा सकता है, किन किन चीजों को शुमार किए जाने की संभावनाएं आपको दिख रही हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार? शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है सर, मैं दोबारा आ जाऊंगी। यही सवाल मैं अर्थशास्त्री आपसे लेना चाहती हूँ। संदीप भटनागर जी, आपको क्या लगता है उम्मीदों का बजट होगा? इनकी भी आवाज नहीं पहुंची। भाग सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या उम्मीदें हैं आपको निर्मला सीतारमण के इस बजट से? भाग सिंह जी। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक बार वापस स्टूडियो की तरफ लौट रही हूं। कौशिक साहब, किसान बहुत नाराज दिख रहे हैं, उनके लिए क्या लेकर आने वाले आप लोग? देखिए अनामिका, पहले भी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए किसानों के लिए। बदकिस्मती रही, जो हमारे कानून आए थे वो हम लोग किसानों तक या तो उनको समझा नहीं पाए या उनको अच्छी तरह वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन बजट में देखिए पहले भी किसानों के लिए किया है सरकार ने। 6,000 रुपये जो हम दे रहे हैं सरकार को,
किसानों को अभी भी कुछ न कुछ माननीय मोदी जी देखो किसानों की हितैषी तो शुरू से रही है और निसंदेह वो उनका कुछ न कुछ उनका जो थीम है उनका जो एम है वो किसानों के प्रति ज़्यादा ही कुछ अच्छा है और करेंगे भी वो। कल बजट में मुझे लगता है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं और देश भी देख रहा है कि कल क्या कुछ होने वाला है। तो किसानों के लिए भी बजट में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। ये तो अब गर्व की बात है कल क्या मोदी जी की सोच है क्या है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। किसान चाह रहे हैं कि कर्ज माफ कर दिया जाए, सम्मान निधि जो है उसे बढ़ा दिया जाए, किसान सम्मान निधि को, वो उर्वरक पर चाहते हैं कि आप सब्सिडी दें। बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसमें वो सबसे पहले तो एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर सुनना चाहते हैं आपको। तो मैंने बताया ना माननीय मोदी जी की जो सोच है बहुत ही ऊपर की सोच है और मुझे विश्वास है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा। देखिए सब्सिडी का जहां तक सवाल है, मुझे पहले तो आती थी सब्सिडी किसानों की, अब वो उस लेवल पे अगर बात की जाए तो ये देखो वो तो उनकी सोच है, वहां पे कल क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ जरूर उनकी उम्मीद पे खरे उतरने वाली बात है, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिलेगा। ये तो कल का विषय है, कल देखेंगे हम लोग क्या माननीय मोदी जी की लेकर आ रहे हैं उनके लिए। पर मैं किसान भाइयों को ये कहना चाह रहा हूँ आज जो आर्थिक सर्वेक्षण रहा, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर, जब तक हम ऑडियो नहीं पहुंचा पा रहे हैं या क्या टेक्निकल इशू है वो देख रहे हैं हम। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर इन्होंने कहा है निर्मला सीतारमण जी ने, आपने भी सुना होगा कि अभी फिलहाल जो चालू वित्त वर्ष है 31 मार्च तक, यहाँ अभी जीडीपी 9.2 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी जो 2022-23 का वित्त वर्ष होगा इसमें 8 से 8.5 के बीच में रहेगा, यह उनका अनुमान है। और उन्होंने इसके पीछे जो आधार बताया, जो बेस बता रही हैं निर्मला सीतारमण का, यह कहना है कि इस बार महामारी के बीच में भी लोग आर्थिक तंगी का शिकार नहीं होंगे। या आप लोग इतना आश्वस्त हो के कैसे कह पा रहे हैं, या कुछ पूल में चल रहा है, सरकार कुछ काम कर रही है? देखिए मैं क्या, आपने भी देखा होगा पिछला कितना महामारी के दौरान पे देश में कितना बड़ी एक महामारी आई थी, फिर भी जीडीपी का आपने देख ही लिया। और मैं आय की बात करूं, वैसे भी अगर मैंने देखा है बिजनेसमैनों के सबको, मतलब एक अच्छी जो टर्नओवर जिसके निकल का आई कंपनी का आपने देखा होगा, सबका बेनिफिट प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो कहाँ सबका बेनिफिट प्रॉफिट हुआ है? आप देखिए कौन सी कंपनी लॉस में ऊपर से महंगाई ने कौन सी कंपनी लॉस में गई, मुझे बता दीजिए। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश का सैलरी कम हो गई। नहीं ऐसे मैं कहता हूँ। आप कौन से कंपनी की बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ देश जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप सुनिए ना मुझे एक सेकंड के लिए, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर 10 लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनमें से 6 या 7 ऐसे हैं जिनकी सैलरी आधी आ रही है। ऑफिस ये कहता है कि घर से बैठकर अगर आप काम कर रहे हैं तो हम इतना ही दे पाएंगे। आप किन की बात कर रहे हैं कि जहां टर्नओवर ज्यादा आ गया? कौन सी कंपनी का टर्नओवर कम हुआ मुझे बताइए। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर कम हुआ तो। देखिए जहां सैलरी का इशू है उनका कन्वेंस भी बचता है, आने जाने का और भी चीजें बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर सरकार इतनी महामारी के अंदर हर को सोचते हुए अगर किसी को घर बैठे हुए अगर तनख्वाह मिल रही है तो छोटी बात है क्या? काम तो अल्टीमेटली उनका तो सारी चीजें रुकी ना, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा ना और कुछ जा रहा उनका। अब कंपनी है इनकी, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं किसी को, मेरे ख्याल से जीडीपी का आपने देखा ही होगा ना, किसको कौन नुकसान हुआ है। लेकिन अगर सरकार का अनुमान है ये सर, वाकई तो उनका अनुमान मुझे लगता है बिल्कुल ठीक ही होगा। ये सब चीजें टेक्निकल बातें हैं, चीजें निकल के आई हैं, सर्वे हुआ है, तभी तो माननीय सीतारमण जी ने बोला है ना कि इतना रहेगा और इतना उम्मीद है कि इस महामारी के दौरान भी किसी को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल है। चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूँ कि आप जिन टेक्निकल बातों का जिक्र कर रहे हैं कल कुछ अच्छा ही आ जाए। मैं क्रॉस क्वेश्चन आपको करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। कहते हैं अगर आप पॉजिटिव हैं तो आगे भी बहुत पॉजिटिव होने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको सवाल नहीं पूछूंगी, पॉजिटिविटी के साथ ही पूछूंगी। आपकी बात पर जरा मैं अजय सिंगला जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कह रहे हैं डीपी कौशिक साहब कि महामारी में भी कंपनियों का जो टर्नओवर है वो पहले के मुकाबले भी बेहतर ही आया है। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूं इनकी बात सुन के, कौशिक साहब की। इन्होंने कहा है कंपनियों का टर्नओवर बढ़ा है,
को। इनके पास आंकड़े होंगे, मेरे पास नहीं है, मैं इसमें नहीं करूंगा। लेकिन साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका वेतन आधा हो गया। अरे जीना वेतन लेने वालों ने, महंगाई 4 गुना हो गई है। मैं समझता हूं कि आप सरकार की प्रशंसा करने के लिए बैठे इस चैनल पे, ये 2 बातों से ये स्पष्ट नजर आता है। बच्चे उन्होंने पालने हैं जो कंपनी में कम काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह आधी हो गई है, जो 4 गुना महंगाई में जी रहे हैं। आप कंपनियों के, अगर कंपनियों का प्रॉफिट 4 गुना हो गया है, दुगना हो गया, तो सैलरी तो आधी करने की क्या जरूरत है? नहीं, चलिए इनकी बात का जवाब हो गया। अब आ जाइए, उम्मीदों का बजट होगा क्या उम्मीद है कांग्रेस को? क्या आप चाहते हैं कि बजट में शुमार हो गया? हाँ। कि जो भी कौशिक साहब बैठे प्रैक्टिकल आदमी नहीं है, सिर्फ सरकार की प्रशंसा करने के लिए बैठे। मैं एक आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की बात करूंगा। सिंगला जी, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, जवाब दे दूं आपको? भारत के युवा ने, प्लीज नहीं प्लीज इनको दीजिए, मैं बहुत सुन लिया आपका। बोलिए। भारत के युवा ने पॉजिटिव होने के कारण आदरणीय मोदी जी पे विश्वास जताकर उनको वोट दिया था और पूरी मेजोरिटी की सरकार दी थी। और उस पॉजिटिविटी के कारण उनको क्या मिला? बिहार में आपने देख लिया, नौकरी मांगी, डंडे मिले। यह है सच्चाई। पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, प्रैक्टिकल किसी चीज को देखना उसका दूसरा पहलू है। ये जो बजट आएगा अच्छा आना चाहिए, इसीलिए वोट मिली है आपको, मोदी जी को, उनकी सरकार बनी है। लेकिन मैं अभी एक आर्थिक ये सर्वे पढ़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, जनरल आदमी। हमारा मतलब होता है, जैसे आप हमारे एंकर महोदय अपने घर का बजट बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, और ये बजट उसी से करोड़ों अरबों लाखों में पहुंचता है। हम लोगों का बजट हजारों लाखों में होता है, देश का करोड़ों अरबों में होता है। ये सर्वे में आया है जी कि इस साल 8.5% जीडीपी रहने का अनुमान है। उनके आंकड़े होंगे, यानी कि बढ़ोतरी केवल 1% की है। अनामिका जी, कभी 7.5 था, माइनस में चला गया 8.5, कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मान सकते इसको। दूसरा, इकोनॉमी सर्वे की चुनौतियां कम नहीं हुई है, ये एक्सपर्ट की राय है, मैंने अभी नेट से उठाई है। SKA के एडवाइजर है प्राइवेट लिमिटेड के MD सुनील अलगा, उनका यह कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और डिमांड जनरेशन सबसे बड़ी 3 चुनौतियां है, और बजट इसी पर निर्भर करता है देश का। महंगाई फिर लोगों को डरा रही है, 10% से ऊपर बनी हुई है, रोजगार का संकट अलग खड़ा है, और इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही। बिना डिमांड के निवेश नहीं आ सकता, और सर्वे में कहा जा रहा है कि 25% कैपिटल पूंजी निवेश बढ़ेगा, यानी कि पिछले 3 साल से जो 100 लाख करोड़ का एक घोषणाएं की जा रही थी, उसको बिना पूंजी निवेश आने की संभावना से 125 लाख करोड़ कह दिया। ये एक चुनावी बजट आने वाला एक, अनामिका जी, आम आदमी से दूर केवल सपने दिखाने वाला, केवल 4-5 राज्यों में जो चुनावी लाभ लेने वाला 150 करोड़ जनता को हमारा मानना है कोई लाभ नहीं होने वाला। ये केवल सपने दिखाने वाली सरकार है, और वो सपने दिखाकर इस सत्ता में आई थी, और सत्ता में आने के लिए बिहार जैसे युवाओं को मार रही है, ऐसे ही मरने वाली बात है। बाकी तो अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं, लाखों करोड़ों अरबों की बात करेंगे। संदीप भटनागर जी, अजय सिंगला जो कह रहे हैं इस पर कुछ कहेंगे? संदीप भटनागर जी। देखिए, मेरा मानना ये है कि आवाज मिल रही है मेरी आपको? बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। हाँ, मेरा मानना ये है कि जो बाकी पैनलिस्ट बोल रहे हैं, मैं भी उनसे थोड़ा सा सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बजट जो आएगा वो डेफिनेटली एक
प्रो इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें पॉपुलिस्ट बजट होगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 स्टेट्स में अभी इलेक्शन ड्यू हैं, ऑलरेडी होने वाले हैं। और दूसरा एक कारण ये भी है कि जो हमारी जो एग्रीकल्चरल जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत नाराज हैं। तो ये गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि किसान भाइयों को खुश किया जाए और साथ में इन्वेस्टमेंट भी जनरेट करी जाए, जिससे कि अभी जो पैनलिस्ट कह रहे थे। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप कंटिन्यू बोलिए। बिल्कुल आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। अच्छा जी। तो जो ये पैनलिस्ट बोल रहे थे कि हमारे को कंजम्पशन नहीं आ रही है, उसके लिए भी बहुत जोर होगा सरकार का कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। उसी के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बढ़ने की आशंका है। उससे क्या होगा कि जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ग्राउंड लेवल पे जाती है वो चीजें। जैसे अगर सरकार ये डिसाइड करती है कि हम रोड और ज्यादा बनाएंगे, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि पावर की शॉर्टेज है, प्लस हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इस समय उसमें त्राही हो चुकी है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में जॉब सबसे ज्यादा बहुत जॉब प्रोड्यूस करता है जो एमएसएमई सेक्टर है। बिल्कुल उसमें बहुत जॉब लॉसेस हो गए हैं। एमएसएमई सेक्टर में ये उम्मीद की जा रही है कि जो जीएसटी का रेट है वो, एक तो जीएसटी का रेट कम किया जाए। हालांकि ये डिसीजन काउंसिल द्वारा लिया जाता है, लेकिन इस पे भी विचार होने की पूरी आशंका है। फिर दूसरा, एमएसएमई सेक्टर को जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर फंडिंग करी जाए, ताकि वो एमएसएमई को, हमारे छोटे उद्योगपतियों को वो फाइनेंस दिया जाए, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ा पाए आगे। और अगर एमएसएमई सेक्टर हमारा आगे बढ़ेगा तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा। और इसके अलावा कुछ मेजर्स और हैं जो कि एमएसएमई के लिए लिए जा रहे हैं। जैसे उनको एक प्रॉब्लम आती है, जो रिफंड होता है, जीएसटी का रिफंड होता है, वो उनको नहीं मिलता है टाइमली। तो उसके लिए भी एक सोच है कि उसको भी प्रोसीजर को, उस जीएसटी के रिफंड प्रोसीजर को एक प्रॉपर किया जाए, ताकि उनको रिफंड मिले टाइमली और वो अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा सके। ठीक है। तो मार्कंडेय पांडे जी, जो ये कह रहे थे या जो बात और निकल कर आई कि चुनावी मौसम है तो राहत की बारिश होगी, चूंकि चुनावी मौसम है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से तो हम सबकी और आम आदमी की यही उम्मीद है कि जिस तरीके से 2 वर्षों से लोग परेशान हैं, रोजगार धंधे ठप हैं, नौकरियां लोगों की खत्म हो चुकी हैं, और इस स्थिति में एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा एक कहावत है, तो उसके अनुसार एक तो अर्थव्यवस्था हर आदमी की परेशान हालत में है, दूसरा महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप आम आदमी की बात करिए, जो आदमी रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, जो एक मध्यम वर्ग का है, कम आय वर्ग का है, ऐसी बहुत बड़ी आबादी है देश में। और उन लोगों को इस समय उनसे बात करिए तो उनको लगता है कि देखिए, सरसों का तेल जो नियमित रोज ही प्रयोग में होता है, जो उसके खाने के लिए यूज होता है, उसके दाम जो है आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम, इसी प्रकार से जो रेलवे भाड़ा है, बस का भाड़ा, हर चीज में इतनी महंगाई आसमान छू रही है कि आम जनता उसी से परेशान है। सरकार और कुछ न करे तो कम से कम देश की एक बड़ी जो आबादी है, उसकी रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक नीड्स है, भौतिक और मूलभूत जरूरतें हैं, सरकार सबसे पहले उन पे फोकस करे। क्योंकि एक कहा जाता है ना कि सबसे घर में आग लगी हो तो कमरे की सजावट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, पहले आग बुझाया जाता है। लेकिन ये सरकार हमको ऐसा दिखाई देती है कि ब्यूटिफिकेशन पे ज्यादा सरकार का जोर है, चुनावीकरण पे ज्यादा है, सौंदर्यीकरण पे ज्यादा है। अरे भाई, जब सौंदर्य आप तब करिएगा ना जब आपकी बीमारी खत्म हो जाए। आप बीमार हैं, आपको कोरोना हुआ है और उनको ब्यूटी पार्लर ले जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले बेसिक जरूरतों पर वो ध्यान दे
और बेसिक जो आम आदमी की जरूरतें हैं उनको अपने मेन फोकस में रखते हुए बजट पेश करे। यह आम आदमी की भी सोच है, हर आदमी की यही मंशा है, सरकार से यही सबकी उम्मीद भी है। धन्यवाद अनामिका जी। भाग सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी अनामिका जी, मेरी आवाज। सर, आप लोगों को, जेजेपी को क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए अनामिका जी, जो ये बजट है कल का, मैं समझता हूँ कि इसमें जो 2 साल से पिछले पूरी दुनिया एक क्राइसिस से गुजरी है, एक महामारी से गुजरी है, इसमें चुनौती तो है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार अभी पांडे जी कह रहे थे, वो सारी बातें मैं इनके एकदम क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा कि आज देश का हर नागरिक किसी तरह की सुविधा चाहता है। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा इस बात पे आना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यदि किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो हर तरह के बजट एक परिवार को संतुलन बनाने के लिए बनाया होता है घर के अंदर, लेकिन जब कोई अचानक बीमारी आती है तो सारा कुछ छोड़कर उस बीमारी से लड़ने में पूरा परिवार लग जाता है, तो और कामों की गति परिवार के अंदर कम हो जाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार पूरी दुनिया इस महामारी से गुजरी है, इससे उभरने के लिए सबसे पहले सरकार का जो कल का बजट है, जिसके बारे में बात चल रही है कि इसके अंदर आम नागरिक को किस प्रकार से राहत दी जाए, किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा एक तय की जाए कि हर व्यक्ति के पास अपनी जो रसोई है वो एकदम संतुलित तरीके से हो, वो अपना खाद्य सुरक्षा जो उनका अधिकार है उसके ऊपर किसी तरह का भी कोई एक कि आप गरीबी को हटाते हटाते खुद चले गए इस देश से, ये मैं तो कहता हूँ भविष्य में कुछ जड़ें आपकी रहें तो अच्छी बात रही। विपक्ष भी एक होना जरूरी, मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। हम देश का बजट पेश करेंगे कल और अच्छा भविष्य का बजट पेश करेंगे। भाग सिंह जी, अजय सिंगला ने जो कहा, कांग्रेस जो कह रही है, सवाल उठा रही है कि मांग उस घर से जाए जलालत नहीं, इस सवाल के बाद इसका जवाब दे दीजिए। देखिए फिर मेरे बड़े भाई है और एक ही क्षेत्र से हम आते हैं, तो जो चीज मेरे बड़े भाई कही बड़ी गुरुत्व से देखते हैं कि कहीं हम यहाँ जिस प्रकार से करवा सकते हैं उन्हीं को कॉपी करके पब्लिक में आना हमारे कांग्रेस के साथ ठीक बनती है। लेकिन मैं कल के बजट के ऊपर ही अगर बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात कल के बजट में आपको जो स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी, उसके अंदर इस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी कदम के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके साथ ही पूरे देश की लड़कियों को जोड़ने की बात हो, रोड की बात हो, जो आपने टैक्स स्लैब की बात की है, अभी हमारे टैक्स स्लैब के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से बुजुर्ग और महिलाओं के लिए हर बार कुछ ना कुछ बढ़िया आता है और कल के बजट में भी आएगा। लेकिन मैं इससे पहले भी अनामिका जी की बात कह चुका हूँ, ये सब लेकर आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? आज देश 150 करोड़ टीकाकरण जो बातें आप कह रहे हैं, ईश्वर करे यही हो, कल जब बजट का पिटारा खुले तो यही चीजें निकल कर आए। लेकिन इन जो बातें आप गिना रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ये आपकी उम्मीदें हैं या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? कुछ जानकारी है क्या? अमिका जी, आज हमारी सरकार का पता है कि जनता की सरकार है और जनता के इतने फैसले की इसी प्रकार से जिस प्रकार माननीय राष्ट्रपति जी ने आज अपने व्याख्यान में पूरी विस्तार से बताया कि जिस प्रकार ने किसी भी अन्य के ऊपर बात उठाई, जिस घर में 5 लोग थे 25 किलो कनक इनके घर में आती है, सरसों का तेल अलग इनके पास आता है और कई चीजें हैं इसके अंदर खाद्य सुरक्षा में, ये इम्पोर्टेंट चीज होती है। सरसों तेल की कीमतें घटाएंगे परिवार। अनामिका जी मुझे 1 मिनट, अनामिका जी मेरी सिर्फ 30 सेकंड परिवार, हर परिवार आप ले आए ना बीच में, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ सरसों तेल की कीमतों को लेकर, इसलिए मेरी सुनिए बात, जो मेरी कंप्लीट कर लूं क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिला, कि हर परिवार कमाता है। यदि परिवार को स्पोर्टिंग के तौर पर 6 सदस्य है, 30 किलो गेहूं मिलती है और 2-3 चीजें उनको दालियां और चीज मिलती है, तो परिवार को वो स्पोर्टिंग हो जाता है। परिवार खुद कमाई करके खाता है अपना हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जहां कहीं ऐसी दिक्कतें हैं वहां ये स्पोर्टिंग लग जाती है, सरकार सपोर्ट कर देती है इस प्रकार से। और जो हमारी 8 से 8.5% विकास दर है और कोई भविष्य के अंदर यदि ये इस प्रकार से भी तय है, यदि कोई एपेडेमिक कोरोना है, भविष्य में क्या हो जाए, किस प्रकार की स्थिति में जाता है, तो ये चीजें उस चीज पे लागू नहीं भी हो सकती। लेकिन हमें कल के बजट में है कि देश में आम आदमी के हित का बजट होगा और कल देखने के लिए पूरी दुनिया के अंदर सरकार का जो इस महामारी के दौरान बजट होगा। देखिए चुनाव तो अब है,
लेकिन बजट तो हर साल आता है जिस प्रकार से, और हर बार अच्छा बजट होता है। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों का, आपकी बात सही है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ही उनका बचने के लिए, यदि यह विरोध नहीं करके जाएंगे तो कल से इनको डिबेट में नहीं बिठाएंगे कांग्रेस वाले। नहीं तो कांग्रेस आपके लिए भी तो पूछ रही है, आप क्या साथ देने के लिए साथ दे रहे हैं, वो भी तो पूछ रही है। खैर संदीप जी, हम तो अच्छे बजट की बात कर रहे हैं, साथ देने की बात ही नहीं है। नहीं अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ सकारात्मक होना चाहिए। अजय सिंगला जी, मुझे लगता है आपको भी सकारात्मक होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए संदीप जी, आ रही हूँ। अजय जी 1 मिनट दे दीजिए। संदीप जी। अनामिका जी, आपने बीच में जिक्र किया था कि इनकम टैक्स में क्या रिबेट आ सकती है, क्या रिडक्शन, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाह रहा था। बिल्कुल। तो हमारी उम्मीद यह है कि जो इनकम टैक्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो इस समय 2.5 लाख है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल सरकार इसको बढ़ाएगी, 2.5 से 4 लाख 5 लाख तक भी ये जा सकती है। तो एक तो ये बहुत अच्छी उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद है जो सब लोग इससे लगा रहे हैं। दूसरा एक चेंज जो हम देख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था पीछे, कन्वेंस और मेडिकल को हटा के, तो ये 50,000 की जगह 75,000 या 1 लाख तक भी ये जा सकती है। तो इस पे भी बहुत उम्मीदें बनी हुई हैं सबकी। और तीसरा जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो हमारा मेडिक्लेम होता है, उसको हमें 25,000 की रिडक्शन मिलती है और सीनियर सिटीजन को 50,000 की मिलती है। तो वो 25 से बढ़ा के 50, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना के अंदर जो है कोई वैल्यू नहीं है। आपके 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च होते हैं, तो वो मेडिकल 25,000 से कवर नहीं होते हैं। उसके लिए आपको कम से कम मेडिक्लेम 50,000 तक का तो होना ही चाहिए, तभी आप इतना खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक ये लिमिट बढ़नी चाहिए। और दूसरा एक बहुत पुराना प्रावधान चला आ रहा है, एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपए प्रति बच्चा। 100 रुपए की तो आपको पता ही है कि क्या वैल्यू है आज की डेट में, किसी की पढ़ाई में 100 रुपए नहीं लगते हैं। तो एक इस पे भी एक सरकार इस पे विचार कर सकती है कि इसको बढ़ाया जाए और एक अच्छी लिमिट तक लेके जाया जा सके, ताकि लोगों को राहत मिले। जी ठीक है। अजय सिंगला जी। अनामिका जी, ये बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग पॉजिटिव होकर नहीं सोचते। बिना पॉजिटिव हुए आप लोग कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते, चाहे आपका टीवी चैनल। और आज मुझे खुशी है कि केवल एक पैनलिस्ट ऐसे हैं हमारे बीच में जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बात की है, वरना मुझे खुशी है कि मैं ज्यादातर बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ काउंटर कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा बजट लेकर आए जिस पे महंगाई पे अंकुश लगे, जिस पे बेरोजगारी के अंकुश लगे, डिमांड जनरेट हो। और रही बात चुनावों की, कौशिक जी, अगर ये 5 जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, चुनावों की बात आपने छेड़ दी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पंजाब में आप 0, अगर आप में पंजाब में सरकार बनाओगे, मैं आगे से टीवी चैनल पे नहीं बैठूंगा, दावे से कह रहा हूं। गोवा में हम बनाएंगे, मणिपुर में हम बनाएंगे। हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं थोड़े बहुत यूपी में आप नहीं आओगे, ये मैं आज बता दूं आपको। चलिए सर, बजट पे आ जाए। आपने एक बात कही कुछ देर तक नहीं, मुझे चुनाव पर आज डिबेट ही नहीं करना है, आ जाएंगे चुनाव पर फिर कभी। अजय सिंगला जी, आपने एक बात कही कि आपको खुशी है कि ज्यादातर आप बीजेपी प्रवक्ताओं का साथ देने का उत्तर दे रहे हैं। पहला सवाल ही मेरा आपसे यही था कि सर कांग्रेस को क्या उम्मीद है बजट से? यहाँ पर किसी को साथ देने की बात नहीं हो रही है। क्या आएगा कल बजट में, वो एक बात है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की, वो दूसरी बात है। सरकार से उम्मीद करनी चाहिए, इस तरह का आरोप तो सरकार से उम्मीद करनी चाहिए। आप होते तो मैं आपसे भी उम्मीद लगा लेती। सरकार से उम्मीद करनी चाहिए, सरकारें इसीलिए बनती हैं। जब आप सत्ता में थे तो मेरी उम्मीदें आपसे थी, अभी जो सत्ता में है मेरी उम्मीदें उससे हैं। नहीं देंगे तो फिर बिठाएंगे नया डीपी कौशिक साहब को, फिर पूछेंगे कि कल तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप। भूतकाल, दूध को जला छाछ को फूंक मार कर पीता है। भूतकाल के बारे में या भविष्य और वर्तमान को निर्धारित करते हैं, मैं उस बात पे बोल रहा हूं। चलिए, इनको हिंदुस्तान की जनता नई कुर्सी चाहिए और उस कुर्सी को बचाने के लिए ही कल का एक बजट आएगा। आप भी हम यहीं पे बात करेंगे। पिछले साल क्या कह रहे थे? बिल्कुल करेंगे बात। और कल भी कौशिक साहब को यहाँ पर हम बैठाएंगे और पूछेंगे कि कल तो बहुत बड़ी बड़ी आप बात कर रहे थे, लेकिन
लोगों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसा करने की नौबत ना आए, बहुत कुछ इस बजट में शुमार हो जाए ताकि डीपी कौशिक साहब को भी कल जवाब देते बन पड़े। भाग सिंह जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। मैं अनामिका जी सिर्फ मेरे 30 सेकंड में 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा कि मेरे भाई अजय सिंगला जी ने बात कही कि बार बार मांगने की, मैं उस पर आना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं थोड़ा आउट ऑफ वे जा रहा हूँ कि 5 दिसंबर को हमारा एक 14.71 करोड़ से काली माता मंदिर तक रोड पास कर दिया माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने, और गवर्नर साहब से अप्रूवल आ गई। 9 तारीख को फरवरी को उसका टेंडर खुल रहा है, लेकिन कांग्रेस रोज उसके ऊपर प्रदर्शन करने को उतारू हो जाती है सड़कों पे कि 9 तारीख को आने की, इनके पास काम कोई नहीं बचा। ठीक है, हर चीज में कटाक्ष करना, जो काम हो चुका है उसके लिए विरोध प्रदर्शन क्या कर रहे हैं सिंगला जी आप लोग? हाँ, ये क्या आरोप है अजय सिंगला? इनको पता है, फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। 9 तारीख तक होगा, पता है। भाग सिंह जी की बात बिल्कुल ठीक है, भाग सिंह जी की बात बिल्कुल ठीक है। 9 तारीख को टेंडर लगना है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो आज सड़क की अवस्था है, प्रदर्शन उसके खिलाफ है कि उस 9 तारीख को टेंडर लग के काम होगा महीने के बाद। जो वर्तमान की अवस्था है भाग सिंह जी, ये बात बिल्कुल सही है, आप भी मानेंगे कि सिंगला जी वर्तमान 9 तारीख को 4 दिन रह गए, 9 दिन रह गए और टेंडर भी लगेगा और काम भी शुरू होगा। चलिए ठीक है, बस इस पर हम बात 9 तारीख को बैठ जाएंगे। 9 तारीख को बैठेंगे इस पर। मार्कंडे पांडे जी जल्दी से फाइनल कमेंट। हाँ अनामिका जी, देखिए बजट पे वास्तव में सभी दल जो है अपने अपने एजेंडा के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इस पे अगर सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, और सरकार को भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे एक तरफ आधारभूत ढांचा को मजबूत करने का, विकास कार्यों को जारी रखने का भी काम सुचारू रूप से जारी रखा जाए, दूसरा कि जो आम आदमी की जरूरतें हैं उनको भी पूरा किया जाए, रोजगार के दिशा में भी काम किया जाए। एक होल संपूर्ण बजट होना चाहिए, न कि बजट ऐसा हो जिससे सरकार अपने कीर्तिमान स्थापित करे और चुनावी राज्यों को ध्यान में रख के बजट पेश करे। तो इसके सरकार को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और ठीक है। देश का पहिया आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे भी ऐसे अग्रसर होगा और ऐसा बजट कल आएगा कि देश की जो लोगों की, हमारे जनता जनार्दन की उम्मीद है, उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज देश अच्छी नींद लेगा और कल सुबह जब आग खोलेगा बिल्कुल तो वो ये सुनना चाहेगा कि जो आज के हर एक डिबेट में बोला है आप लोगों ने, उस पर आप लोग खरे उतरे। बिल्कुल कल का बजट निर्मल बजट हो। विपक्षी मेरे साथी अपने निश्चिंत रात को सोएं आराम से, उनके लिए कल बहुत अच्छा बजट होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम इस डिबेट को खत्म कर रहे हैं कि हाँ कल आएगा उम्मीदों का बजट। अब किन किन उम्मीदों को कल हम पूरा होता हुआ देखेंगे बताएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।